पटेल प्रहलाद भाई। खिलाफ दक्षिण से एक जोरदार तूफान के आने के संकेत आज मिले। सियासत में आने वाले इस बड़े तूफान को इस वक्त भले ही बीजेपी हल्का समझकर नजरअंदाज कर रही है, लेकिन आज चेन्नई में जो नजारा देखने को मिला उससे समझ आ रहा है कि तीसरा कार्यकाल पूरा करने में मोदी के पसीने छूट सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के कारण केंद्र में सरकार अभी संभली हुई है, लेकिन अगर कहीं टीडीपी ने अपना हाथ खींच लिया तो फिर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के अस्थिर होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज चेन्नई में एमके स्टालिन की अध्यक्षता में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर हुई बैठक में विपक्ष ने नए सिरे से अपनी ताकत दिखाई। संयुक्त कार्रवाई समिति की आज की पहली बैठक में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राजनीतिक दलों ने शिरकत ली। वहीं झारखंड से हेमंत सोरेन ने भी अपना समर्थन इस बैठक को दिया। इस बैठक में फेयर डिलिमिटेशन और टैगलाइन, इसी की टैगलाइन को देते हुए स्टालिन ने कहा है कि विपक्ष परिसीमन के खिलाफ नहीं है बल्कि एक अनुचित फॉर्मूले के खिलाफ है जो उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आश्वासन पर संदेह जताया जाता है कि आगामी परिसीमन या डिलिमिटेशन के कारण दक्षिण भारतीय राज्य संसदीय सीटें नहीं खोएंगे। उन्होंने इस टिप्पणी को अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर बताया और स्टालिन ने चेतावनी भी दी कि राज्यों को मणिपुर जैसा हश्र होने से बचाने के लिए प्रतिनिधित्व की लड़ाई महत्वपूर्ण है। स्टालिन ने यह भी कहा है कि अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस बैठक में गैर बीजेपी दल को इकट्ठा होना था और वो सारे दल इकट्ठा हुए ही, लेकिन इसमें बहुत सारे दल इंडिया गठबंधन के साथ पहले से ही थे और जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे वो भी आज इकट्ठा हुए। लेकिन आज जिस तरह मतभेदों को भुलाकर जगनमोहन रेड्डी, केटीआर, नवीन पटनायक या पिनराई विजयन जैसे नेता भी एमके स्टालिन के कहने पर चेन्नई आए और इस बैठक में हिस्सा लिया, उससे पता चलता है कि अब बीजेपी देश में पूरी तरह अकेली पड़ चुकी है। इस समिति की अगली बैठक अब हैदराबाद में होगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ बताया है इस मसले पे, आइए जरा सुन लीजिए। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में इससे पहले जिनकी सरकार थी यानी बीआरएस की सरकार, उनके नुमाइंदे भी उनका प्रतिनिधित्व करते हुए केसीआर के बेटे यानी के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर वहां मौजूद थे। सुनिए जरा रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं इस मसले पे। Mr. M.K. Stalin is one of the good first South Indians, so definitely we will take up this issue up to Delhi level. You are also requested to have the second meeting back in Hyderabad, sir. Yes, Our yes, PM has also agreed to it. What is yes, we are going to organize a closed door meeting as well public meeting. So this is the public issue. We wanted to create an awareness in the public. तो सुन रहे थे आप यहाँ रेवंत रेड्डी को, और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि विपक्ष की एकता से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जब इन दलों की एकता के बाद चंद्रबाबू नायडू भी दबाव में आएंगे तब मोदी क्या करेंगे ये देखना होगा। वैसे मोदी के लिए मणिपुर भी अब तक घेरेबंदी का सबब बना हुआ है। स्टालिन कह रहे हैं कि मणिपुर जैसा हश्र अपना नहीं होने देंगे, यानी तमिलनाडु का हश्र मणिपुर जैसा नहीं होने देंगे। उधर आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर पहुंचा, तो अब सवाल मोदी से हो रहा है कि वो कब जाएंगे, प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधिमंडल, 6 जजों का प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर पहुंच गया है। जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में जो दल गया है उस दल से मणिपुर में न्याय की आवाज को और बल मिला है। इधर बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी जो है वो तेज हो रही है, और उधर बीजेपी अब भी राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की जाति जनगणना की मांग और मेरिट के सवाल उठाने से बीजेपी काफी विचलित दिख रही है। आज रविशंकर प्रसाद ने, जी हां, रविशंकर प्रसाद को अच्छी तरह से आप जानते हैं, रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी बताएं कि वे किस मेरिट के तहत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। इस तरह के बयानों से दोस्तों बीजेपी की खीज और बहुत ज्यादा कहें तो बढ़ जाती, काफी हद तक बढ़ जाती है, खीज बढ़ती हुई दिखाई देती है, और साफ साफ नजर आता है कि वो
उसके अंदर अब हार नजर आ रही है। वैसे आज बिहार दिवस पर जैसे बीजेपी स्कोर बढ़ाने में लगी है, उसमें दिख रहा है कि जाति के सवाल पर बिहार चुनाव में बीजेपी घिर सकती है। इधर बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी बीजेपी फंसी हुई है। आज बेंगलुरु में आरएसएस से भी इस बारे में सवाल हुए, जिस पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने कहा है कि हम इस बारे में यानी बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी चिंतन मंथन करेंगे। जरा सुन लीजिए अरुण कुमार क्या कह रहे हैं, संयुक्त सचिव आरएसएस के, सुनिए जरा। संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया है। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज चाहिए। और न्यूज क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। मीडिया की बात कर रहे हैं, मीडिया को आखिर संघ कहे ऐसी बात या बीजेपी ऐसी बात कहे, मीडिया जिस मीडिया को उन्होंने गोदी मीडिया बना दिया तो फिर कहना ही क्या। खैर, आरएसएस बीजेपी का बचाव नहीं कर पा रहा है और न ही उससे जुड़े हुए फैसले खुलकर वो ले पा रहा है, यानी अंदर खाने कोई गड़बड़ हो चुकी है ऐसा लग रहा है। वहीं आज दक्षिण भारत से जो मोदी के खिलाफ आवाज उठी है उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्या मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या मोदी को उखाड़ फेंकने का ऐलान आज जो हुआ है उधर दक्षिण से, उसकी गूंज उत्तर तक सुनाई देगी? नायडू और नीतीश क्या साथ देंगे नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में? दक्षिण में जो हो गई है बड़ी बैठक, उससे लेकर उधर मणिपुर तक और आरएसएस की बैठक तक, तमाम बातें, तमाम सवाल, उन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस चर्चा में। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और माफी चाहूंगा भारत शर्मा जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जरा समझना चाहता हूं कि दक्षिण भारत और उसमें भी आज की बैठक में 4 महत्वपूर्ण नाम सामने आए। एक नवीन पटनायक, दूसरे केसीआर के बेटे, तीसरे जगन मोहन रेड्डी और चौथा पिनरई विजयन। ये 4 महत्वपूर्ण नाम, ये चारों इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का साथ, समर्थन वहां फिजिकली मौजूद रहकर या मौखिक रूप से, चिट्ठी के जरिए या मैसेज के जरिए, जैसे भी है, वो साथ एमके स्टालिन को परिसीमन और त्रिभाषा पॉलिसी जो है उस पर वो मिलता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, यहां से क्या तस्वीर, सियासी तस्वीर देश की बदलती हुई नजर आती है? राजीव जी, निश्चित तौर पर दक्षिण एक तरह से करवट ले रहा है। भारत की राजनीति में जितना महत्व इस वक्त दक्षिण भारत के इन राज्यों का है जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने पैर नहीं जमा पाई है, उतना इस वक्त विंध्याचल के इस पार के किसी भी राज्य का नहीं। और दक्षिण की ये राजनीति आने वाले दिनों में मोदी शाह के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। वहां उनके पास एक पाया है जिसके भरोसे सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अकेले उनसे काम नहीं चलेगा। और वे भी बहुत दिनों तक, अगर ये परिसीमन इसी तरह होने की कोशिश की गई जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि पलड़ा पूरी तरह उत्तर भारत के, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ज्यादा वजनदार बना दिया जाए, तो इसे बर्दाश्त करने में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी बहुत आसानी नहीं होगी। उन्हें भी अपने राज्य के लोगों, अपने मतदाताओं को मुंह दिखाना है। हम सब जानते हैं, पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि दक्षिण के राज्यों का सुशिक्षित होना, उनका जनसंख्या पर नियंत्रण रखना उनका गुनाह नहीं था। दक्षिण भारत के राज्यों ने कोई गलती नहीं की कि वे पढ़ लिख कर उत्तर भारत से ज्यादा न केवल आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर गए, बल्कि सामाजिक दायित्वों के प्रति भी उनकी जो जागरूकता है वो उत्तर भारत से ज्यादा है।
तो ये कोई अपराध नहीं था उनका कि इसकी सजा उन्हें इस रूप में दी जाए कि भविष्य की संसद में उनकी नुमाइंदगी इतनी कम हो जाए और उत्तर भारत की नुमाइंदगी इतनी ज्यादा हो कि उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती बनकर रह जाए। भले गृह मंत्री ने कोई आश्वासन दिया हो कि ऐसा नहीं होगा, संतुलन कायम रखा जाएगा, पर इरादे उनके नेक नहीं है खुद ही सरकार के। इस बात को सब लोग समझ रहे हैं जी। इसी के चलते आज का ये जो जमघट है वो दिल्ली के लिए भी एक संदेश है कि हम सब इस नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यद्यपि इसमें कुछ नाम तो ऐसे ही हैं जो खुद बीजेपी के साथ कल तक थे। नवीन पटनायक पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में हर मौके पर संसद के भीतर हर बिल के समय, हर कार्रवाई के समय बीजेपी के साथ खड़े दिखते थे और इसका खामियाजा उन्होंने भुगत लिया। आज की तारीख में उनकी खुद की पार्टी की क्या दशा और दिशा है उड़ीसा में, वे खुद जान रहे। जगन मोहन रेड्डी भी आज की तारीख में हाशिए पर है। ये सब जानते हैं कि बीजेपी का साथ पाकर इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि इनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई है। तो शायद एक बार फिर एक साथ होकर खुद को दोबारा स्थापित करने की कवायद भी ये रही। त्रिभाषा फार्मूले का आपने उल्लेख किया बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए। 90 साल मानिए, देश की आजादी से पहले जब मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास राज्य था, वहां प्रधानमंत्री थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उन्होंने 1937 में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन तब जस्टिस पार्टी, पेरियार और बाकी लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। लगातार आंदोलन चले और अंत में 1940 में इसे खत्म करना पड़ा, हिंदी की अनिवार्यता थी। तो हम सबको भी समझना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में जबरन कोई भाषा नहीं थोपी जा सकती। अगर आप हिंदी को लागू करने के लिए उन्हें मजबूर करेंगे और इसके लिए केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान का 782 करोड़ रुपए रोक कर रख ले, तो ये भी देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, उसके चलते तो नाइंसाफी है। किसी राज्य का गला आप इसलिए नहीं घोंट सकते कि आपकी किसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई एक प्रावधान है उसे राज्य लागू नहीं कर रहा है, और लागू करने को तैयार है राज्य, लेकिन जबरन नहीं। उसमें वैकल्पिक विषय है, उन्हें लिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परिसीमन और त्रिभाषा फॉर्मूला, इन दोनों मुद्दों पर केंद्र को, नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच समझकर बात करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि दक्षिण भारत खुद को छिटका हुआ, अलग थलग महसूस करे। खास तौर से तमिलनाडु जैसे राज्यों में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। तमिलनाडु के बहुत पास में श्रीलंका है। देश ने देखा है किस तरह से तमिल ईलम का आंदोलन वहां चला था, उसका प्रभाव आज तक वहां देखा जाता है। देश ने उसकी एक बहुत बड़ी सजा भुगती है, एक प्रधानमंत्री की शहादत हुई है उस आंदोलन के चलते। तो ऐसा कोई काम ना करे सरकार कि कोई अलगाव की भावना किसी राज्य के भीतर पनपना शुरू हो। इसलिए आज की ये जो एकजुटता है, ये दिल्ली के लिए और मोदी के लिए पैगाम भी है कि आपकी कोई मनमर्जी, मनमानी यहां नहीं चलेगी। परिसीमन के समय भी दक्षिण के राज्यों की मर्यादा का, उनके हैसियत का, उनके हकों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही हमारे संविधान की मूल अवधारणा है। हर राज्य की बराबर की हैसियत है। कोई छोटा बड़ा भूगोल या जनसंख्या के आधार पर हो भी, तब भी केंद्र सरकार किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। जी राजीव जी, बिल्कुल 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 महत्वपूर्ण है। यहाँ पर केंद्र और उसमें भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा दक्षिण भारत से जो आवाज उठ रही है और जो एकजुटता है, क्या ये तस्वीर उत्तर भारत को हिलाकर रख देगी? क्या उत्तर भारत से मतलब उत्तर में बैठे हुए, यहाँ दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार को हिलाकर रख देगी? ये समझना जरूरी है। और उसमें भी 4 नहीं बल्कि एक नाम और भी है, AIMIM, वो उनका प्रतिनिधिमंडल भी आज वहां था। प्रतिनिधिमंडल नहीं, उनका प्रतिनिधि था। तो यानी 5, नवीन पटनायक, KCR के बेटे जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उसके बाद पिनरई विजयन और AIMIM।
ये पांच महत्वपूर्ण, ये पांचों में से कोई भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये पांचों एमके स्टालिन के मंच पे पहुंचकर क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत शर्मा जी क्या कहेंगे इस पे? मुझे लगता है इसमें एक गलती है। विजयन तो इंडिया अलाई का हिस्सा है, वो सीपीएम के नेता है, सीपीएम के तो इसलिए मुझे लगता है ये एक तो दुरुस्त किया जाए कि विजयन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है भारत जी। अब आ रही है? हेलो, थोड़ा आगे आ जाइए जी। मैंने कहा अब आ रही है? हाँ आ रही है जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि विजयन जो है वो इंडिया अलाई का हिस्सा है, क्योंकि वो सीपीएम के नेता है। तो ये मैं एक संशोधन कर रहा था। दूसरी चीज देखिए, इस सरकार का जो पूरा जो चरित्र है, इसको ये एक चीज तो ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी ये इसलिए करेगी क्योंकि उसको उसका अपना कोई जमीन है नहीं दक्षिण भारत में। ये इसलिए वो ये चाहती है अखंड भारत के मतलब भारत के ऊपर अखंड राज करने के लिए जो उसकी मंशा है, तो वो हिंदी भाषी पट्टी में अपना विस्तार, सीटों का विस्तार करना चाहेगी। तो ये बात विपक्ष या दक्षिण भारत के लोग समझ रहे हैं। और दक्षिण भारत में जिस तरीके का भाषाई पेनिट्रेशन है, वो निश्चित तौर पर अगर ये ऐसा कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का तो जो रुख है वो है ही, लेकिन जनता के अंदर बहुत भयानक इसका मैसेज जाएगा। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो दक्षिण भारत में जो विस्तार करने की कोशिश कर रही है, वो चाहे कर्नाटक में उसने किया हो या चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पकड़ के वो आंध्र प्रदेश में घुस पाए हैं, या हैदराबाद के कुछ हिस्सों में कर पा रहे हैं तेलंगाना में, तो वो मुझे लगता है कि ये जो इनका पूरा बेस है ये खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ दिन। दूसरी जो है राजनीतिक जो ये है। भारत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। मैं इधर से कहूंगा कि आपकी आवाज क्लियर आए, दोबारा आता हूं आपके पास। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास जरा आता हूं। प्रोफेसर साहब, क्या लगता है आपको, यहाँ ये पांच दूसरे दलों का प्रतिनिधि अगर वहां पहुंचता है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, स्पेशली नवीन पटनायक ने मैसेज, ऑनलाइन मैसेज दिया, अब बाकी लोगों ने अपना प्रतिनिधि भेजा वहां पे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये कुनबा बढ़ रहा है, और अगर ये कुनबा बढ़ता है तो परेशानी नीतीश और नायडू के ऊपर भी बढ़ेगी, खासकर नायडू के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, क्योंकि दक्षिण का राज्य है और दक्षिण एकजुट है। ये साफ आज की तस्वीर तो साफ कहती है, और दक्षिण का साथ देते हुए इधर उत्तर दिखाई देता है। बिल्कुल राजीव जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, तब से उसने दक्षिण के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो होना चाहिए। और उसका एक सबूत के तौर पर एक फैक्ट में आपके सामने रख दूं। भारत विविधताओं वाला देश है, वो ज्योग्राफिकल से लेकर के और कल्चरल तक, भाषाई मसले से लेकर के और वैचारिक तक। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच जो समन्वय शुरू से ही आजादी के बाद बना के रखने की कोशिश की गई, उसमें आप देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन चारों कॉर्नर्स का जो प्रतिनिधित्व होता था, एक परंपरा बनी थी। वो कोई संवैधानिक नहीं था, लेकिन एक परंपरा थी कि अगर प्रधानमंत्री उत्तर से है, अधिकांशतः उत्तर से प्रधानमंत्री रहे, तो राष्ट्रपति दक्षिण से हो, लोकसभा का स्पीकर पूर्व से हो, और राज्यसभा का सभापति पश्चिम से हो। ये एक परिपाटी रही। इसी तरह से अदला बदली बराबर चलती रही, हमेशा से चलती रही। लेकिन पिछले 11 साल में आप देखिए इस परिपाटी को बदल दिया गया, और मैंने कहा कि इसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी जी, लेकिन यह था कि किसी भी क्षेत्र को यह ना लगे कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। आप पूरी फेरिस्त उठा करके देख लीजिए, नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह जी के समय तक आपको वही मिलेगा। इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर भी उसी परंपरा का निर्वहन हुआ। इसके बाद मोदी जी आते हैं और मोदी जी ने सारा कुछ अब
जो हिंदी पट्टी है, उत्तर भारत है, उसे कुछ लोग गोबर पट्टी भी कहते हैं। वो पूरा गाय गोबर में ही, अब वो कुंभ के स्नान में ही अब कितने करोड़ आए थे, क्या थे, वो सब यहीं तर गए, सबको स्वर्ग मिल गया और उसके बाद कोई जरूरत है ही नहीं। अब आश्चर्यजनक ये है कि जिस दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल में सफलता हासिल की, जिसका आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट देखिए, जो टैक्स इतना देता है, मतलब उत्तर भारत की अपेक्षाकृत ज्यादा वो देता है, और लगातार भारत की जो, अगर मैं उसी जुमले का इस्तेमाल करूं विश्व गुरु, तो चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे बड़े कंपनियों के सीएमडी वगैरह हो, वो अधिकांश आपको दक्षिण भारत से मिलते हैं, और खास करके ईमानदार। यहाँ पॉलिटिशियन बहुत मिलेगा, आईएएस बहुत मिलेगा, और कैसा मिलता है ये सबको मालूम है। मैं मोटे तौर पर बात कह रहा हूं। तो दक्षिण भारत ने एक अपनी पहचान बनाई और उसने देश के जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया। क्या उसे इस बात की सजा मिलेगी कि वो आपकी मानसिक गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? वो गाय गोबर गोमूत्र पर आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप दक्षिण भारत के साथ ये सौतेला व्यवहार करें। और तब जब आप सेंसस कराने के लिए तैयार नहीं, भाई सेंसस अगर हो जाता, वो राहुल गांधी ने केवल एक वाक्य बोल बोल करके इनका पसीना छुड़ाया हुआ है कि सेंसस होगा तो जाति जनगणना होगी, बगैर कास्ट सेंसस के सेंसस नहीं चलेगा। तो हालत तो यहां खराब है। अब करना आपको 2021 के जनगणना के आधार पर है। अब ये हाय तौबा क्यों है, इतना परेशानी में क्यों है मोदी जी, ये बात नहीं समझ में आ रही। एक बैसाखी उनको वैसी दक्षिण से मिली है, एक उत्तर से मिली है। मामला ये है कि उत्तर भारत धीरे धीरे समझ रहा है, दक्षिण पहले से समझा हुआ था। तो अब वो ताकत हासिल कर ली जाए, और अंक गणित इनको इतना ही आता है जिससे सत्ता केवल चलती रहे, बाकी और अंक गणित की जरूरत नहीं है। तो वहां की पावर जो है, पावर स्ट्रक्चर में उनकी भागीदारी कम करके और अंक गणित अपने पक्ष में करके सत्ता में बने रहना। अमित शाह ने कहा था ना कि 50 साल हम रहेंगे, और हम लोगों के देखते देखते हम लोग लगातार यही बहस कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। 2019 के बाद मोदी जी का जो ग्राफ नीचे गया है, वो चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं, हम लोग बराबर उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कभी चुनाव आयोग खेल करता है, कभी 140 करोड़ पब्लिक जानती है मोदी का ईवीएम स्कैम है। वो ईवीएम स्कैम वाले पीएम हाउस बीजेपी पीएम नहीं जानते, वो अनएजुकेटेड है। जाता है और कतारें वही पब्लिक जानती है आप देखिएगा कि कोर्ट क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ईवीएम कहाँ खराब होती है, आरबीआई क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, शाह क्या कर रहा है, सब पब्लिक जानती है। कहीं आपने सुना कि जहाँ पे आपका हिसाब होगा है और वहाँ बीजेपी का वोटर है, वहां पर साहब ईवीएम खराब हो। हमने तो आज तक नहीं देखा, पाठक जी ने देखी हो तो बताए, वो मध्य प्रदेश में है, हमें तो आज तक नहीं देखी। ईवीएम कहाँ खराब होगी? जहां माइनॉरिटी वोटर होगा, जहां दलित वोटर होगा, उत्तर प्रदेश में जहां यादव बेल्ट होगी, यहां ईवीएम खराब होगी। और फिर योगी जी का वो लाठी चलती है। 4000 स्कैम किया है, ग्रेट स्कैम। ऐसे चुनाव जीते जा रहे हैं। मोदी शाह बिफोर यट आफ्टर ऑलवेज फेल फेल फेल। कर दे रहे हैं, अभी कुंभ में दिया गया, फिर और। अब चूंकि वो जो सांप्रदायिकता है वो कहां तक आप लेकर के जाएंगे? जब लोग रोटी से भी महरूम होने लगेंगे, रोजगार तो है ही नहीं, जिनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिनका ख्वाब है चलो आईएएस बाईएएस बनेगा, तो लेटरल एंट्री आपने शुरू कर दी। यहाँ साइंटिस्ट तो खैर छोड़ दीजिए, सुनीता विलियम्स पर ही मेहरबान है पूरा देश।
और क्या मोदी जी के साथ क्या रिश्ते रहे हैं, हरिन पांड्या वाला खुल करके आ गया सामने, तो बेचारे भक्तों को वो भी नहीं मिला मौका कि खुल करके जश्न भी मनाया जाता। तो जो बेटी अमेरिका में पैदा हुई, ठीक है वो भारतवंशी है, यहां से आप जश्न मना रहे हैं क्योंकि आपके पास नहीं है, आप 11 साल में वो कर ही नहीं रहे, कुछ आप किया कुछ नहीं। और पैदा कर रहे हैं, आप कब्र खोद करके औरंगजेब को खड़ा कर रहे हैं। ये साहब आपका इन्वेंशन है। लंबे समय तक बाबर की कब्र खोदी गई, अब औरंगजेब की खोदेगा। क्या क्या खोदेंगे मुझे समझ में नहीं आता है, और खोद करके कहां जाएंगे? बात स्वर्ग की हो रही, इधर पाताल जाएंगे लग रहा है, देश को उधर ही ले जा रहे हैं। सच बोल रहे तो हैं। इन परिस्थितियों में दक्षिण की जो चुनौती है, उस चुनौती को कैसे कम किया जाए, और ये बात पाठक जी ने बिल्कुल सही कही कि मुश्किल में आ जाएगा ये पूरा देश, जिस विभाजन की तरफ आप लेकर के जा रहे हैं, और बड़ा सेंसिटिव मामला है। मोदी जाएगा तो देश बच जाएगा, मोदी नहीं जाएगा तो देश खत्म हो जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरफ हम लोग इशारा करते रहते हैं कि ये देश मुश्किल में पड़ जाए, लोग मुश्किल में पड़ जाए तो चलता है, वो उबर जाते हैं, लेकिन देश मुश्किल में पड़ जाए, जब चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, और चाइना का आ जाए, लद्दाख में क्या हो रहा है, मोदी जी इधर चीन के बारे में क्या बोल रहे हैं, लाल लाल आंखें तो गायब हो गई हैं जी। वो लग रहा कि कौन सी आंखें दिखा रहे हैं, गुलाबी पत्तों वाली, वो बहुत कोमल आंखें। तो ऐसे में बड़ा कठिन है इस देश के लिए, और एक सत्ता को, उस राजनीति को सही समय पर सही डिसीजन लेना। राजनीति गलत चलती क्या है। मोदी जी बात नहीं कर सकते इन 8 राज्यों के लोगों से कि नहीं साहब, आश्वासन नहीं दे सकते सत्ता के कि नहीं लिए होगा? देश को ये 2 मिनट का खत्म काम कर है। रहे हैं। आप क्यों वो काम कर रहे हैं ना कि जिससे दक्षिण अनरेस्ट पैदा हो दक्षिण में? इसकी जरूरत क्या है? मतलब आप पहले मणिपुर बनाएंगे फिर आप जाएंगे नहीं। ये शौक पैदा हो गया है इस सत्ता को। ये बड़े गंभीर सवाल है राजीव जी। हम लोगों की पूरी उम्मीद सत्ता यही है चलती कि है। सत्ता इस पर गौर करेगी, लेकिन सत्ता जब वो अच्छे दिन तो आने की बात नहीं है। प्रसंग याद आ जाता है, आंखों पर पट्टी बांध करके हो, जो डूबता है वो डूब जाए, हमसे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे में देश का बड़ा नुकसान होगा राजीव। बिल्कुल आप तो सही कह रहे हैं। एक देश का घंटे नुकसान बहुत कर रहा है। नुकसान हो सकता है। एक बार मोदी फिर आना एक घंटे चाहता हूं के लिए भारत जी लायक आपके नहीं पास। है। भारत जी मेरी आवाज आ रही है? या बिल्कुल आ रही है सर। जी जरा अपनी बात आप पूरी कीजिए। उस समय एक्चुअली आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। कोशिश है मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि ये मामला केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये मामला अभी महाराष्ट्र में भी सभी सारे देश में मामला हुआ है। भी भाषाई आधार पे बहुत भयानक पेनिट्रेशन है। ये हो सकता है कि गुजरात में भी इसका आपको असर दिखाई दे, क्योंकि अगर आप सब जगह सारे देश में ऐसा है। अगर आप जनसंख्या या जो डेवलपमेंट के आधार पर इन स्टेट्स को अगर आप कट ऑफ करेंगे या इनका पॉलिटिकल ईवीएम स्कैम 4000 स्कैम कोई बचा नहीं है। सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, गुजरात तक कोर्ट कोई बचा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी फिर सब स्कैम है। दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि देश बर्बाद हो रहा है। मोदी को निकालो, जल्दी निकालो, देश बचाना है। तो दिखाई दे रही है अगर ये पेनिट्रेशन जिसके लिए कलाक लायक नहीं, एक घंटा भी लायक नहीं है। एक नए किस्म की हम एक नए किस्म की परेशानियों से जूझने लगेंगे। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मोदी जी आश्वासन दें। असल में दिक्कत यह है कि मोदी जी के आश्वासन पर भी किसी को भरोसा नहीं है। हम लोगों ने देखा कि इन्होंने किसानों का आश्वासन दिया था और पूरे देश से इन्होंने मोदी तो झूठ बोलकर निकल जाता है। वो तो झूठा है। तो कोई भी राजनीतिक दल इस समय मोदी जी के किसी आश्वासन के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दूसरी चीज जो इनका जो काम करने का तरीका, आप देखिए जब आप धारा 370 मोदी का तरीका अच्छा है ही नहीं। मोदी पहले से अच्छा नहीं है। कश्मीर के लोगों से 2014 से अच्छा नहीं है। या उनको आपने समझाने की कोशिश की, तो गलत आइटम है। बातचीत करने की राजनीतिक दलों से कोशिश की। आपने क्या किया, वहां जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके लीडर्स को आपने बंधक बना दिया। आपने जो पूर्ण राज्य देने की जो बात की थी, आज भी आप देखिए लद्दाख के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सोनम वांगचुक वहां से लेकर और दिल्ली तक चले आए, आपने उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप जो कमिटमेंट किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कोई बात में कमिटमेंट मोदी का नहीं है। मोदी ऑल्सो लाई बात नहीं की, किसी किसान नेता से बात नहीं की। आप जब
उस श्रम कानून 140 करोड़ पब्लिक में क्या संदेश जाएगा? वो झूठ है। तो जब आप जब पत्रकार कानून उसको सपोर्ट करने वाला भी बदमाश है, लुच्चे लोग हैं। वो छोड़िए ना, वो छोड़िए। नोटबंदी की आपने नहीं पूछा, जीएसटी लेके आया व्यापारियों से सब नहीं गलत है। पूछे, जीएसटी आपने नोटबंदी लॉकडाउन सब में लगाया, उसमें भी करप्शन है। आपने कोई राय नहीं ली। आपने कहा थाली बजाओ, ताली बजाओ और क्या क्या घंटा करो, बजाओ। ये भी आपने किसी से नहीं पूछा। आपने कब पूछा? किसानों के 3 कानून लाकर लाद दिए, उसके बाद कहे कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। तो इसलिए वक्फ बिल की बात भी लगातार हो रही है कि उसमें भी आप किसी से नहीं किसान पूछ रहे हैं। मर गए। जेपीसी को लेकर कितनी सारी बातें हो गई, और खासकर वक्फ बिल पे और उसमें विपक्ष की जो बातें हैं उसको कैसे दरकिनार किया गया, ये सारी बातें हैं भारत जी। निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से श्रेय लेने की आदत है, आप बताइए, अभी इतना लंबा चौड़ा इन्होंने संसद के अंदर इसके लिए मोदी लायक नहीं है। एक बार इन्होंने योगी का नाम नहीं लिया, ये अपने ही नेताओं को डिसोन करते हैं, उन्हीं को नफरत वाले हैं। तो नफरतबाजी करने वाला है वो। तो मुझे लगता है कि मोदी, इस समय शाह, आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सब नफरत वाले हैं। वो तो जिसके लिए लायक नहीं है। पब्लिक भी इनकी बातों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करती नहीं है। वो ठीक है, आप प्रधानमंत्री बने हैं, किस तरीके से बने हैं वो अलग चीज है। और अगर ये स्कैम करके आए हैं, बीच में जाएगा तो मुझे लगता है कि देश के लिए काफी सारी समस्याएं, राइट में तो वो चुनाव एक भी चुनाव नहीं जीत देखने वाले सकता। हैं। क्योंकि अभी तो हम केवल कुछ सेक्शंस के ही आंदोलन देख रहे हैं, हम मजदूरों के आंदोलन देख रहे हैं या हम किसानों के आंदोलन देख रहे हैं। जब ये आंदोलन भाषाई आधार पर होगा तब फिर इसका क्या स्वरूप होगा, मुझे लगता है कि इसकी अभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि देश ने पहले ये सब देखा हुआ है। भाषाई आंदोलन पे दक्षिण भारत में बहुत भयानक आंदोलन भी हुआ, और तमिलनाडु में तो इतना जबरदस्त लोगों के अंदर भाषाई आग्रह है। हम अगर दूसरे हैदराबाद, मतलब आंध्र की या तेलंगाना की या केरला की बात करें, वहां के लोग सब पार्टी एक इवन महाराष्ट्र एक हो जाओ और मोदी को निकाल दो, देश बचाना है। जो है मोदी रहेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। जो है वो, अगर ये जिस तरीके का जीडीपी गया, रुपया गया, बेरोजगारी गई, सब गया, महंगाई बढ़ गई। मोदी तो ऑल सेक्टर ऑलवेज फेल। वो ये है कि परेशानी मोदी जी के लिए बहुत सारी जगह खड़ी होने वाली है। और बीजेपी जो अपना विस्तार जो करना चाहती है, वो केवल ये जो पूरा उसका प्रयोग है, वो जो हिंदी भाषी पट्टी की पार्टी मानी जाती थी, वो वहीं पर फिर समझ के रह जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। जल्दी आना चाहता हूं पहले अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, जरा एक छोटा कमेंट आपसे भी चाहूंगा। दक्षिण भारत में जिस चीज का आज आगाज हुआ है, ये क्या इसकी गूंज यहाँ उत्तर भारत में सुनाई देगी? उत्तर भारतीय काफी हैं दक्षिण भारत में, बेंगलुरु, चेन्नई, सब सारे देश में चलेगी, सब जगह तो उत्तर भारत के लोग वहां काम कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण के बीच कहीं कोई मनमुटाव न शुरू हो जाए, इसकी चिंता भी तो है। राजीव जी, बीजेपी उसी तरफ ले जाना भी चाहती है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में इस तरीके का मनमुटाव हो, और एक कहा जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में वैमनस्य पैदा हो। तो ये तो चूंकि देखो सब स्कैम ओपन आ जाएगा। अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, जो उनको नाम दिया वो ग्रो का है ना, ग्रो चल रहे हैं, तो सब मोदी का स्कैम ओपन हो जाएगा। और इसका नतीजा राजीव जी यही होगा कि अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो दक्षिण भारत में तमाम जो उत्तर के लोग हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा होंगी, और उत्तर भारत में जो दक्षिण के लोग हैं उनके लिए पैदा होंगी।